हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जो है हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक मेंशन कर दिया गया है कि किस किस चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि यहाँ पे इसमें दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रिक, दूसरा है डाइपोल। तो डाइपोल का रिलेशन किससे है, डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल का मीनिंग क्या है। डाइपोल मतलब देयर इज़ अ टू पोल, मतलब यहाँ पे क्या है, टू पोल। तो टू पोल इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब ये जो डाइपोल है इट इज़ और इलेक्ट्रिक डाइपोल है इट इज़ रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी कि जब दो अनलाइक चार्जेस, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं, जैसे कि आपके पास मान लेते हैं कि प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है। व्हेन दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस आर, या ये कभी कभी इसको हम जो है डिस्टेंस को 2l भी लिखते हैं। सो डिस्टेंस इज 2l, देन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे जाता है। कोई रियल सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पाए जाते हैं? सो आंसर इज यस, आंसर इज यस। जैसे एक होता है जहाँ पे मतलब जो आपके पास मान लेते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक होता है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है कि ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि उसके अंदर आपका पॉजिटिव जो चार्जेस हैं और निगेटिव चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि HCl H2O यहाँ पे, फिर उसके बाद से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर उसके बाद से आपका NH3 अमोनिया, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी आपका पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल इन द सेंस कि इसमें आपका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है इस मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल। व्हाट इज दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हमारा इट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद से CH4। दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है भाई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कार्बन के अंदर भी चार्जेस हैं, ऑक्सीजन के अंदर भी चार्जेस हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बेसिकली जो पॉजिटिव सेंटर का जो क्लाउड होगा, पॉजिटिव सेंटर का जो क्लाउड होगा और जो निगेटिव सेंटर का जो क्लाउड होगा, वो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो पॉजिटिव सेंटर का क्लाउड होगा और अगर निगेटिव सेंटर का क्लाउड किसी मॉलिक्यूल्स में केवल एक ही पॉइंट पे लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब पॉजिटिव सेंटर का जो क्लाउड और निगेटिव सेंटर का क्लाउड जब एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, उसको हम बोलते हैं इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तब क्या होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो सोचिए कि आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो चार्जेस होंगे उन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज का जो क्लाउड है और जो निगेटिव चार्जेस का जो क्लाउड है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो आपका निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा और जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का जो क्लाउड और निगेटिव चार्ज का जो क्लाउड होगा एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये कुछ रियल एग्जांपल्स रहे कि जो हमारा डाइपोल जिसके अंदर पाया जाता है, तो ये हमारा कुछ रियल एग्जांपल्स हैं। ठीक है,
तो ये हमने कुछ रियल एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो अभी आपको पता हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं। अगर मेरे पास मान लेते हैं -q चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो +q चार्ज है, दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l, then this will constitute a electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q टू द डाइपोल लेंथ। ओके, तो व्हाट इज दिस डाइपोल लेंथ? डाइपोल लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द अनलाइक चार्जेस। जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इट इज अ डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पे जो डाइपोल लेंथ वो क्या है, वो 2l है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक चार्ज Q है और डाइपोल लेंथ 2l है, सो इट इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, ये हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो डाइपोल, जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका डाइपोल का जो वेक्टर फॉर्म होगा, डाइपोल जो मोमेंट है उसका जो वेक्टर फॉर्म होगा, उसको हम क्या लिखते हैं कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, L वेक्टर। उसका रीजन है कि Q जो है एक आपका चार्ज है, एक डिराइव क्वांटिटी है, उसका नहीं होगा। सो वेक्टर फॉर्म जो है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका और भी आता है कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट हम लिखते हैं व्हाट इज दिस, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होगा, P का जो यूनिट होगा वो Q इंटू 2L के यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो Q का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, और L का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर। सो इट इज ए कूलम मीटर। फिर उसके बाद से आता है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला Q का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो किसके बराबर, देखिए P का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, P का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो Q इंटू 2L के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर हो जाएगा। जो P का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, Q का डायमेंशनल फार्मूला दैट इज AT, और लेंथ है सो दैट इज LATL। सो इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस वन। ओके, अब बात करते हैं कि यार जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होता है, तो डायरेक्शन जो होता है इसका वो हमेशा याद रखना है कि -q2 + q इसका डायरेक्शन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो दैट मीन्स P कैप जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, -q2 + q की तरफ होगा। सो P कैप मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन दैट इज -q2 + q, ये याद रखना है। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया इसका डेफिनेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहां पे देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि यहां पे पहला जो मैं केस कंसीडर कर रहा हूं वो है एट पॉइंट लाइज ऑन द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस क्या चीज है, -q और +q को जो मिलाने वाली जो लाइन है बेसिकली वही डाइपोल का एक्सिस होगा। ठीक है, तो इस डाइपोल एक्सिस के कोई भी पॉइंट हमने एक रैंडम पॉइंट ए कंसीडर किया है। इस रैंडम पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, और कहां से निकालेंगे, डाइपोल के सेंटर से। तो डाइपोल का सेंटर क्या है, डाइपोल का सेंटर मतलब ये हुआ कि डाइपोल का जो लेंथ होगा उसका हाफ, मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल जो है आपका जो लेंथ है बेसिकली उसका जो मिड पॉइंट होगा वही आपका सेंटर होगा डाइपोल का। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है, हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए गए हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और सभी का जो वेक्टर समेशन होगा दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जस्ट सिंपल सा फंडा याद करना है कि +q की वजह से इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, फिर -q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दें, वही वेक्टर एडिशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट दैट पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एट ए क्या होगा कि +q चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, क्या हो जाएगा, जस्ट हमें क्या निकालना है, +q से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है और 1/4πε0 दैट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, यही हम करते हैं। तो ये +q की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसका डिस्टेंस कितना हुआ, सो दैट डिस्टेंस इज बेसिकली, देखिए ये पूरा का पूरा 2l है, इसका मिड पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा वो l होगा,
होगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एल। ठीक है, उसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, चूंकि सेंटर से ये डिस्टेंस r है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस l है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया हमारा। तो अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट ए इज इवन अगर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दिस r माइनस एल होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद से चूंकि ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर उसके बाद से आपको वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, दैट डायरेक्शन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, वहां पे टेस्ट चार्ज आप रख दीजिए, उस टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा, उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस क्यू की वजह से। ठीक, वो आपका आउटवर्ड होगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली यही जो डायरेक्शन है वो डाइपोल का जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय पी कैप। सो डाइपोल का डायरेक्शन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए हमने क्या यहां पे लिखा, पी कैप लिख दिया। ठीक है, उसका डायरेक्शन ही हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो हम वो डिस्टेंस जो होगा r प्लस एल, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस एल होल स्क्वायर। अब फिर उसके बाद से आप डायरेक्शन लिखेंगे, आप डायरेक्शन क्या होगा कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पे जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो आपका इस साइड में होगा। और उसको आप क्या लिखोगे, दिस डायरेक्शन इज बेसिकली माइनस पी कैप। क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ए वेक्टर है, तो अगर इसका हम जस्ट डायरेक्शन चेंज कर दें, सो इट बिकम माइनस ऑफ ए वेक्टर, राइट। यही होता है। तो अगर ये डायरेक्शन पी कैप को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एंटी पैरेलल वाला जो डायरेक्शन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस पी कैप को। तो इसीलिए यहां पे हमने क्या लिख दिया, माइनस पी कैप। तो मैंने इसमें क्या किया, जस्ट दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और कुछ अब मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2, राइट। तो अगर डाइपोल की वजह से इफ इसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन E इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज E1 प्लस E2 के बराबर होगा, राइट। तो यहां पे जस्ट वैल्यू आप रख दीजिए, किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर इंटू पी कैप। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ पी कैप। होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज करेंगे कि कुछ कॉमन हो सकता है, देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज Q, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका R माइनस एल होल स्क्वायर। और यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है, इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो माइनस और 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे पी कैप बाहर आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जस्ट वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, कुछ नहीं किया, जस्ट इसी को हमें क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज Q, और यहाँ पे क्या होगा, जस्ट R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस एल होल स्क्वायर R प्लस एल होल स्क्वायर इंटू पी कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, मेरे ख्याल से 2/3 माइनस 3/4 अगर आपके पास है, तो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यही काम किया मैंने। तो जस्ट उसी तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, R माइनस एल और यहाँ पे R प्लस एल और इसका स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस इज Q, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जस्ट ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इट इज़ R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से माइनस है यहाँ पे, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और यहाँ पे पी कैप, और नीचे क्या होगा हम लिखेंगे, दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ, जस्ट यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा हमारा, कि हमारा ये R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, लेकिन 2RL कैंसिल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4RL। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज Q, और 2RL दैट इज 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
होल स्क्वायर इंटू पी कैप। एक्चुअली यही हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन जस्ट इसको हम डाइपोल मोमेंट के टर्म में जो होता है उसको हम लिख सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि ये जो 4RL है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4RL को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2, राइट, ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2। तो ये जो 2 होगा इसको मैं 2QL को हम एक साथ लिख दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखिए ये जो हमारा 4 था, हमने 4 को क्या लिखा, हमने 4 को क्या लिखा, 2 यहाँ पे दे दिया और 2L यहाँ पे दे दिया, राइट। अब आप एक काम करें कि इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2R, और यहाँ पे एक काम करें कि Q इंटू 2L लिख दें, Q इंटू 2L एक साथ में लिख दिया, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर और इंटू पी कैप हो जाएगा। Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L इट इज़ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो उसको हम P से लिखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको आप 2R रहने दें, और Q इंटू 2L को दैट इज P इंटू पी कैप डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। और P इंटू पी कैप किसके बराबर होगा, कौन बताएगा, P इंटू पी कैप किसके बराबर होगा। सो P इंटू जैसे A इंटू ए कैप दैट इज ए वैक्टर, सो P इंटू पी कैप इट इज़ ए P वैक्टर। सो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज इक्वल टू, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू 2R P वैक्टर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है भाई, यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2R P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको यही हमारा है फाइनल आंसर। देखिए अब अगर कभी ऐसा आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, किसी बच्चे ने अगर इस तरीके से करके अगर लिख दिया और फिर उसके बाद से आ करके घर पे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अरे ये तो 2P/R³ करके मतलब जो आंसर आया था, तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सही डेरिवेशन किया है। और उसका रीज़न ये है कि जब तक आपसे ना पूछा जाए वो जो 2P/R³ का जो रिलेशन आता है, एक्चुअली वो रिलेशन आपका एक अप्रॉक्सीमेशन का रिजल्ट है, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है, और ये आपका रिजल्ट due to the dipole at any point on the axial on the axis of the dipole, ठीक है। तो इसलिए हमारा अगर किसी ने इतना भी करके आए तो एग्जैक्टली उसको फुल मार्क मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो पॉइंट जो है वो डाइपोल से काफ़ी दूर है, तो फिर आपको इसमें अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे केस कंसिडर करते हैं कि इफ यहाँ पे केस अगर हम कंसिडर करें कि इफ R is much greater than L, मतलब यानी कि ये जो पॉइंट है एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो पॉइंट है वो डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पॉइंट मान लें, तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो L होगा, मतलब जो आपका जो R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R इज मच ग्रेटर देन L, तो उस केस में R स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर से। तो हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन निग्लेक्ट L स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर। R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आप L स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा अप्रॉक्सीमेशन वाला, तो E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस इज 2R P वैक्टर डिवाइडेड बाई, ये देखिए L स्क्वायर हट गया और यहाँ पे R स्क्वायर का स्क्वायर है दैट इज R⁴, और यहाँ पे R से ये कैंसिल होकर के 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो व्हाट विल बी द आंसर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज 2P वैक्टर डिवाइडेड बाई R³। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है इसका, और ऑफ कोर्स न्यूटन पर कूलम में। सो नाउ अब आप फेमिलियर हो गए कि E का जो वैल्यू आता है वो 2P/R³ करके आता है, लेकिन याद ये रखना है कि 2P/R³ जो होता है ये एक अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट है, ठीक है, जब आपका वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन डाइपोल से बहुत ज़्यादा दूर हो। क्योंकि एक बार नीट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि जस्ट मतलब किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट एक्चुअली बहुत नज़दीक था उसके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका जस्ट एक एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ। मान लेते हैं कि डाइपोल का जो लेंथ है, लेट अस कंसीडर वो दे दिया गया है आपका कि 5 मिलीमीटर है। लेट अस कंसीडर 5 मिलीमीटर वो डाइपोल का लेंथ है, और आपको इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि R जो है वो दिया है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर डिस्टेंस पे हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो 3 मिलीमीटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप? नहीं, सॉरी 3 मिलीमीटर पे जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या इस फॉर्मूले का यूज करेंगे?
तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है। ये अप्रॉक्सीमेशन कब हुआ था? जब r की वैल्यू l से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू है वो 2.5 और यहाँ पे सॉरी r की जो वैल्यू है वो 3 है और जो डाइपोल लेंथ है वो है 2.5 और 3 इतना बड़ा नहीं है कि 2.5 को आप निगलेक्ट कर सको, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ओके। तो दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि डाइपोल की वजह से उसका जो इक्वेटोरियल लाइन होगा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि वो लाइन जो इसके मिड पॉइंट से होकर के जाए और डाइपोल का जो एक्सिस हो उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उसका कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे C। इस पॉइंट C पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, एक चीज़ याद रखना है कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जस्ट वही फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाएगा कि यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और जस्ट उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर समेशन ले लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको करने का 2 वे है, तो मैं दोनों वे डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो चीज़ एग्जाम में कर सकते हैं, ओके। तो जैसे पहला एक वे है कि पहले हम -q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। -q चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। +q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? इधर होगा। जस्ट हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट लेना है। तो मान लेते हैं कि इस ये +q चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं E1 है, ठीक है, E1 है। -q चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेते हैं हमारा E2 है। तो यहाँ पे यही E1 और E2 का जो बेसिकली हमें रिजल्टेंट जस्ट चाहिए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? जस्ट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट, मतलब इसको निकालने का क्या तरीका है, वही पहला वे ये है कि आप एक काम करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आप ले लो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जस्ट उसके बारे में हम अगर डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा +q चार्ज की वजह से और -q चार्ज की वजह से वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। क्या इसमें सभी लोगों की सहमति है या नहीं है? या नहीं है तो बताऊं उसको। देखिए कैसे इक्वल है कि -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1/4πε0 इट इज q कितना आएगा? -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा हूं, q/ac²। ये होगा कि नहीं होगा? अच्छा, +q चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इट इज q/bc² होगा या नहीं होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये होना चाहिए, देखिए 1/4πε0 q 1/4πε0 q ये सभी कॉमन है, इसका मतलब AC और BC दोनों इक्वल हो जाएं। तो क्या BC और AC इक्वल है क्या? यहाँ पे अभी देखें कि यहाँ से O से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है? वो आपका L है। यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस L है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप AC देखेंगे तो AC किसके बराबर हो जाएगा? AC = √L² + R² के बराबर होगा। और जो BC होगा वो किसके बराबर होगा? वो भी √L² + R² के बराबर होगा। इसका मतलब AC और BC क्या है? दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है आपके इक्वल हो गए हैं। अब वेक्टर का जस्ट एक वेक्टर की प्रॉपर्टी, अगर आपका 2 वेक्टर एक दूसरे पे अगर मान लेते हैं किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली उसके बीच से होकर के जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट रेकमेंड करूंगा कि जो वेक्टर अगर जिसको सीखना है तो मेरा मतलब जो दूसरा चैनल है फिनॉल नीट एंड जेई, उसमें मैंने वेक्टर को पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है और कुछ जेई और नीट रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़ और उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो हमारा जस्ट इसमें जो चैनल का नाम है वो है फिनॉल नीट एंड जेई, ओके। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस फॉर जिसका एक्चुअली वेक्टर के बारे में अगर बेसिक जानकारी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ तो अब बैक टू दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली इससे 20 से होकर के जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। ये होगा रिजल्टेंट इसका। अब अगर मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये जो है एग्जैक्टली इसी के पैरेलल होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा?
90 माइनस थीटा नहीं, ये भी एंगल थीटा होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के एग्जैक्टली बीच से होकर के जा रहा है। बीच से होकर के जाने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल दैट मस्ट बी थीटा, तभी ये इसके बीच से होकर के जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं यार? अब क्या करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जस्ट अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे E1 का दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। E1 का दो कंपोनेंट होगा। E1 का कौन कौन सा कंपोनेंट होगा? एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा E1 साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा क्योंकि ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। E1 साइन थीटा, एक्चुअली ये कंपोनेंट में लिख रहा हूं E1 साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा E1 कॉस थीटा, ये कंपोनेंट। और E2 का जो कंपोनेंट होगा दो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो E2 यहाँ पे कॉस थीटा, ये इस वाला कंपोनेंट, और यहाँ पे E2 साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक्चुअली वो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि E1 और E2 ये इक्वल है, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल होने की वजह से, और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों जो है मिल करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो सर्वाइव जो रिजल्टेंट जो आपका मैग्नीट्यूड होगा E वेक्टर, E जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा आपका E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी कि दिस विल बी द रिजल्टेंट magnitude of the electric field due to the dipole which will be equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। और चूंकि E1 और E2 ये इक्वल है, इसीलिए हम इसको since E1 is equal to E2, यहाँ पे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं कि it is 2E1 cos of theta, so that will be the electric field का जो resultant electric field का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा ये हो जाएगा। जस्ट अब कुछ भी नहीं करना है, E1 की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके रख सकते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 मतलब हमने यही कंसीडर किया था मेरे ख्याल से, हाँ, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने कंसीडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 इज इक्वल टू E1 का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में बात करें तो ये किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सो एंड दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एंड दिस इज BC स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आपका 2 ऑलरेडी है, नहीं सॉरी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जस्ट यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सो E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? E की वैल्यू हो जाएगी 2, और E1 जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q अपॉन BC स्क्वायर और इनटू कॉस ऑफ थीटा, और कुछ नहीं। अब आप देखें कि जब जस्ट BC और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ से उसी की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, तो कैसे हम इसको करेंगे? देखिए BC क्या है? सो BC जो होगा, BC जो है वो आपका ये एक परपेंडिकुलर मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे ये O है, ये B है, ये C है। सो दिस इज एक्चुअली L, दिस इज R एंड दिस इज BC। सो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट कॉस थीटा? तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, एंड बेस क्या है? बेस इज L, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC, और AC को हम फिर से हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट में, राइट, क्योंकि ये ही BC के बराबर है। जस्ट इन दोनों वैल्यू को हम पुट करें, हमारा काम खत्म। 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इट इज Q, और BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज रेज टू 1/2, और फिर उसके बाद से Q इंटू 2L दैट इज डाइपोल मोमेंट P, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए Q 2L, तो Q इंटू 2L यहाँ पे ऐसा, अच्छा ठीक है, तो Q इंटू 2L आप यहाँ लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट। सो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एंड दैट इज इक्वल टू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू 3/2। क्या ये आंसर ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से दिक्कत होना चाहिए। एक्चुअली क्यों दिक्कत होना चाहिए? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा हूं मैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेयर इज द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन किधर होगा? तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन किधर है इसका। तो डायरेक्शन को आप डायरेक्ट पॉइंट आउट कर सकते हो कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। इसका डायरेक्शन एक्चुअली ये डायरेक्शन क्या है? P कैप का डायरेक्शन है, इसका मतलब इसके एंटी पैरेलल में है। सो दिस डायरेक्शन विल बी माइनस P कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू P इंटू P कैप, यानी कि यहाँ पे 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज p, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो माइनस p कैप, और ये होगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2। सो अब आपको पता है p इंटू पी कैप इज p वैक्टर, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर लो आप, p वैक्टर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस वन, राइट। सो यहाँ पे एक वेक्टर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, और इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है बाय द वे। अब हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि ये जो पॉइंट सी है वो पॉइंट सी अगर डाइपोल से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, इफ़, यानी कि यहाँ पे कोई केस कंसिडर करेंगे कि इफ़ r इज मच ग्रेटर देन l, तो उस केस में l स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू r। सो व्हाट वी कैन राइट e वैक्टर इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज p वैक्टर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर रेज टू 3/2। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका r क्यूब हो जाएगा। तो e इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इट इज p वैक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो ये हमारा हो गया जो कि हम जानते हैं कि p अपॉन r क्यूब, मेरे ख्याल से याद होगा, तो बेसिकली वही है हमारा, ठीक है। तो ये तो इसको प्लीज़ याद करके रखना है। ये हमारा एक वे हो गया, मतलब जो है ये वन वे हुआ फर्स्ट वे। तो अब हम दूसरा वे देखते हैं। दूसरा वे इन द सेंस कि जैसे हमने पहले जब एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, तो हमने क्या किया था, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। फिर उसके बाद से क्या किए थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ही था, तो जस्ट उसको हमने वेक्टर फॉर्म में ही एज इट इज लिखा था, फिर उसके बाद से उसको हमने वेक्टर एडिशन कर दिया था, राइट। सो नाउ यहाँ पे क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सो आंसर इज यस। तो मैं वो एक्चुअली वो थोड़ा सा मतलब जो है वही वेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है उसको सॉल्व करने के लिए, इसीलिए सबसे पहले मैंने ये जो आसान सा तरीका था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो हम जो सेकंड वाला मैं बताता हूं कि सेकंड वे से हम कैसे इसको कर पाएंगे, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि मैं इसको सेकंड वे बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड वे क्या है कि अब देखें कि प्लस, पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सी, मतलब ये पॉइंट सी था, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट सी विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि वो E1 है, E1 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड देन दैट इज इक्वल टू Q अपॉन व्हाट इज दिस, इट इज BC स्क्वायर, और चूंकि डायरेक्शन जो होगा वो हम BC कैप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जो भी वेक्टर होगा उसका उसी के डायरेक्शन में B to C, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट, राइट, लिखा जा सकता है। नाउ अब देखिए कि अच्छा यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट पुट किया है, इसका रीज़न एक्चुअली क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो वैक्यूम में है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी, ये किसके बराबर होगा, सो दैट इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन AC स्क्वायर, Q अपॉन AC स्क्वायर। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, अब देखेंगे कि डायरेक्शन जो है वो C से A की तरफ है, तो इसको हम CA कैप लिख देंगे, C से A की तरफ है, सो इट इज ए CA कैप, लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, इट इज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब क्या कैसे हम इसमें करेंगे, तो क्या करेंगे, जस्ट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन, आई मीन होल डाइपोल। इसका मतलब क्या करना है, जस्ट इसका अलजेब्रिक सम, आई मीन जस्ट इसका वेक्टर समेशन ले लेना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ड्यू टू डाइपोल किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू इट इज E1 प्लस E2 हो जाएगा, it is E is equal to E1 plus E2 and what we can write, just put it here, 1/4 pi epsilon 0 and this is Q। जस्ट मैं कॉमन भी कर ले रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉमन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/BC स्क्वायर प्लस 1/AC स्क्वायर इंटू नहीं BC स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा BC कैप प्लस 1/AC स्क्वायर इंटू एक्चुअली ये होगा CA कैप के
बराबर हो जाए। अभी देखिए यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा बी सी कैप है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी वैक्टर अपॉन बी सी, राइट, बी सी वैक्टर अपॉन बी सी। और ये जो हमारा ए सी हमारा जो कैप है उसको हम ये लिख सकते हैं ए सी वैक्टर डिवाइडेड बाई ए सी लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस इज क्यू, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इट इज बी सी वैक्टर डिवाइडेड बाई बी सी क्यूब प्लस सी ए वैक्टर डिवाइडेड बाई सी ए क्यूब या ए सी क्यूब, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल ही हैं। अब सिंस यहाँ पे जो बी सी है वो हमारा सी ए या ए सी के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, बी सी को हम क्या मान लें, ए सी मान लें, तो इसको हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी क्यूब और ए सी क्यूब, ठीक है, BC को हम क्या मान लें, हम CA मान लें, तो यहाँ पे CA हो जाएगा CA क्यूब, तो CA क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे CA क्यूब, इसको हम बाहर कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज Q, और Q अपॉन CA क्यूब यहाँ पे हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा BC वैक्टर प्लस CA वैक्टर। अब जस्ट हमें BC वैक्टर प्लस CA वैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और चूंकि CA किसके बराबर हो जाएगा, CA जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगा। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो ये हमारा क्या हुआ फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस इज Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू, चूंकि CA रेज टू क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका क्यूब ले लेंगे, वो कितना हो जाएगा 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू BC वैक्टर प्लस CA वैक्टर के बराबर हो जाएगा। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें जस्ट फाइंड आउट करना है कि यह जो हमारा BC वैक्टर प्लस CA वैक्टर है वो किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा BC वैक्टर होगा और जो हमारा CA वैक्टर होगा, BC वैक्टर और CA वैक्टर, BC वैक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड CA वैक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। ये और ये जो देखिए BC वैक्टर प्लस CA वैक्टर ये भी एक वेक्टर होगा या नहीं होगा। दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो भी एक वेक्टर होता है। इसका मतलब ये वेक्टर होगा तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक डायरेक्शन होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है, लेट अस कंसीडर दैट एंगल इज 2 थीटा है। तो उस केस में ये जो वेक्टर का मान लेते हैं कि ये रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा। तो इस रिजल्टेंट का हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, हमें यही फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू CA इंटू कॉस ऑफ उनके बीच का एंगल दैट इज 2 थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख सकते हैं BC और AC इक्वल है कि नहीं है। BC और AC बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो BC और AC अगर इक्वल हो गए और उसको आप मान लेते हैं कि ये आपका R के बराबर है, मतलब ये लेट अस कंसीडर कि BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू R, ये वाला R, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 2RR कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर और ये कॉस ऑफ 2 थीटा और ये स्क्वायर रूट में। अब हम यहाँ पे 2R स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लेना है। cos 2 थीटा की एक वैल्यू होती है, वो होती है cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे जस्ट वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इसका मतलब इसको अगर आप इधर लेके आए तो 1 प्लस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा 2R स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 2R कॉस थीटा। तो ये हमारा किसके बराबर हुआ, ये रिजल्टेंट एक्चुअली का जो वैल्यू आया वो आया 2R कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा। सो आर कैप जो डायरेक्शन होगा एक्चुअली हम क्या करेंगे, कोई भी मान सकते हैं कि मान लिया कि जो रिजल्टेंट हो रहा है वो रिजल्टेंट इसके साथ अगर एक वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो उस अल्फा एंगल को आप जस्ट जो वेक्टर वाला होता है फॉर्मूला उसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एंगल होगा बेसिकली वो किसके बराबर आएगा, एक्चुअली वो एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा आना चाहिए। तो जस्ट हम वही करके देखें कि क्या आता है कि नहीं। जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जस्ट वो वेक्टर का जो आपका बेसिक चीज़ें हैं जस्ट उसी से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये मॉड आर की वैल्यू पहले आप रख दीजिए यहाँ पे कि यानी कि यहाँ पे आर की जो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये हमारा मिल गया कि दैट इज 2R cos थीटा के बराबर आया, राइट। तो अब एक काम करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हमारा वो मॉड आ गया और हमें जस्ट डायरेक्शन देखना है अभी। और आर क्या है,
आर इज एक्चुअली, आर जो है यही है, और ये जो आर है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, आर कैप का डायरेक्शन देखना है। तो आर कैप का डायरेक्शन, लेट अस कंसीडर कि रिजल्टेंट इसके साथ E1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा अगर E1 के साथ, मतलब ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन अगर E1 के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है E1 के साथ, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका E2 साइन उनके बीच का एंगल, दैट इज 2 थीटा डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 कॉस ऑफ 2 थीटा के बराबर होगा। चूंकि E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, तो और दोनों इक्वल हैं उसको हम E मान लें अगर, तो ये जो है आपका E हो जाएगा E साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे E कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा के बराबर हो गया, और इसको हम E से E कैंसिल कर सकते हैं। साइन 2 थीटा क्या है, इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, और ये कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा tan अल्फा है वो आपका tan थीटा के बराबर, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू थीटा। एग्जैक्टली वही चीज आया कि नहीं आया, कि इससे जस्ट आपका थीटा एंगल बना करके वो रिजल्टेंट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका जो ये जो पी कैप है, बेसिकली पी कैप के एंटी पैरेलल होगा, उसका डायरेक्शन समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आर कैप होगा, आर कैप इज इक्वल टू माइनस पी कैप, जस्ट ये वैल्यू हम यानी कि बी सी कैप प्लस सी ए कैप की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट वैल्यू अगर हम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड दिस इज क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। और यहाँ पे देखिए क्या रखना है, 2r cos थीटा, 2r cos थीटा मतलब 2r की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r की जगह पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1/2, ये r की जगह पे है, राइट, क्योंकि r इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर था, राइट, ये था हमारा r। फिर उसके बाद से यहाँ पे cos थीटा आया हुआ है, और cos थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली जो हमारा cos थीटा है वो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो गया, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो cos थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, ये जो है अंडर रूट ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा, q इंटू 2l दैट इज p, और यहाँ पे चूंकि आर कैप जो है वो हमारा क्या है, माइनस ऑफ पी कैप के बराबर, अभी हम लोगों ने देखा। तो q इंटू 2l दैट इज द डाइपोल मोमेंट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू 2l p हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, p इंटू पी कैप दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन इधर कर दीजिए, p इंटू पी कैप जो होगा वो हमारा p वेक्टर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब यही चीज़ हमारा आया था या नहीं आया था, ये चीज़ हमारा आ गया। अब जस्ट हमें एक केस कंसीडर कर लेना है, कि केस हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर आपका r इज मच ग्रेटर देन l, जैसा हमने कंसीडर किया था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम l स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू हमारा होगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा p वेक्टर डिवाइडेड बाई यहाँ पे r स्क्वायर रेज टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस विल बी इक्वल टू r क्यूब। सो ये हमारा मेरे ख्याल से फैमिलियर रिलेशन है जो आपको पता है। तो ये रहा हमारा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली निकाला, जस्ट वेक्टर का जो हमारा जो आइडिया था जस्ट हमने उसका यूज़ करके किया। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि जो पहले वाला जो बताया गया है फर्स्ट मेथड, उससे आप लोग करें, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जनरल मतलब जो हमने वेक्टर का जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन था, वेक्टर का जो नॉलेज था, जस्ट उससे ही हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जस्ट मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ऑफ कोर्स 2 पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया, एक जो है आपका एक्सियल पॉइंट पे और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इनफैक्ट 2 मेथड को डिस्कस किया। दैट इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर। जस्ट एक आप लोगों से एक बात बोलना है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।